इस खास पेशकश में बात होने वाली है देश के अन्नदाता किसानों को लेकर के, क्योंकि किसान एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली कूच कर चुके हैं और अभी भी कूच कर रहे हैं। और उसी के मद्देनजर यहां पहले से ही देश की राजधानी यानी दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को, चाहे हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर हो, चाहे पंजाब से लगा हुआ बॉर्डर हो, चाहे यहां पर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर हो, तमाम बॉर्डर्स को यहां पहले से ही पुख्ता इंतजामात के साथ सुरक्षा उन तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ा दी गई थी। लेकिन इस सब के बाद यहां मंगलवार को जो दृश्य सामने आए, चाहे वो यहां पर अंबाला के दिल्ली पंजाब हरियाणा वाले बॉर्डर से हो, चाहे यहां पर गाजीपुर बॉर्डर से हो, या दिल्ली से सटे किसी भी राज्य के बॉर्डर से हो, उन्होंने वाकई में हर किसी को हैरत में डाल दिया। क्योंकि जिस तरीके से दृश्य सामने आए वे साफ तौर पर यह चीज दिखाते नजर आ रहे हैं कि जो प्रदर्शन करने के लिए, केवल महज एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, वो प्रदर्शन अब शुरुआत से ही उग्र होता नजर आ रहा है। और उसी के चलते यहां पर केंद्र सरकार के आदेशों पर दिल्ली पुलिस ने यहां जो बॉर्डर है दिल्ली के, वे पूरी तरीके से सील कर दिए। सबसे पहले पंजाब से सटे यहां पर कई बॉर्डर्स हैं जिन्हें पूरी तरीके से सील कर दिया है, साथ ही साथ हरियाणा से सटे बॉर्डर भी, क्योंकि जिन किसानों ने दिल्ली की ओर रुख किया है उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख रूप से किसान हैं जो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब किसान आंदोलन, जब यहां देश में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में 2020 से 21 के दौरान जब यहां किसान आंदोलन हुआ, वो आंदोलन खत्म हो गया था, सरकार ने कानून वापस कर दिए थे, तो यहां पर सवाल उठता है कि आखिर फिर किसान दिल्ली क्यों कूच कर रहे हैं, आखिर फिर किसान अपना ये रुख क्यों दिखा रहे हैं, आखिर फिर किसान यहां पर देश की चिंताएं क्यों बढ़ा रही हैं। क्योंकि देश में यहां पर किसी ही भी प्रकार का खाने का यहां सामान हो, चाहे यहां पर सब्जियां हो, फल हो, यहां पर दालें हो, चावल हो, हर एक प्रकार की चीज उसका दाता कहीं ना कहीं किसान ही होता है। और यूं ही नहीं, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसान यहां पर क्यों आ रही हैं, क्या कुछ किसानों की मांगे हैं, क्या उन मांगों को पहले नहीं माना गया, इन तमाम सवालों पर बात होगी क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में। बात करेंगे यहां पर किसानों की मांगों को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली का रास्ता यहां अब नाप लिया है या नाप रहे हैं, ये तो कुछ ही देर में यहां सामने आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो चीजें यहां पर सामने आ रही है, उन्होंने हैरान कर दिया। बता दें तमाम दर्शकों को कि सबसे पहले किसान मजदूर मोर्चे के द्वारा करीब एक हफ्ते पहले ये ऐलान कर दिया गया था कि 12 फरवरी तक अगर केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की जो मांगे हैं वे नहीं मानी गई तो अगले दिन यानी 13 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली कूच करेगा और दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन, बड़े प्रदर्शन की नींव रखेगा और वो प्रदर्शन एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रूप लेता नजर आएगा। अब जब यहां 12 फरवरी की तारीख आई तो 12 फरवरी को केंद्र सरकार की बनाई यहां पर एक कमेटी के साथ किसानों की बैठक होती है। बैठक में यहां पर तमाम जो मांगे किसानों की होती है उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व रखने वाले चेहरे केंद्र सरकार की बनाई कमेटी के सामने उन मांगों को रखते हैं। उन कमेटी में अगर मुख्य मुख्य चेहरों की बात करें तो यहाँ पर अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री, साथ में यहाँ पर पीयूष गोयल और अन्य केंद्र सरकार के चेहरे थे जो यहाँ पर किसानों से वार्ता करने पहुंचे। लेकिन चंडीगढ़ में हुई यहाँ 12 फरवरी की बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और फिर किसानों ने रात को ही मानो यहाँ पर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी थी दिल्ली पर चढ़ने के लिए। और अब दिल्ली किसान लगभग पहुंच चुके हैं। उसी के चलते देखा गया कि मंगलवार 13 फरवरी की सुबह से ही दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर से, चाहे आप यहां पर उत्तर में दिल्ली में देख ले, चाहे उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखे, दक्षिणी दिल्ली में देखे, अगर हम यहां पर या पश्चिमी दिल्ली में देखें, यानी हरियाणा से, पंजाब से, इधर उत्तर प्रदेश से सटे जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, तमाम बॉर्डर्स पर यहां सुरक्षा के तो इंतजाम से बेहद पुख्ता कर दिए गए थे। और उसके बाद जब किसान बॉर्डर्स के करीब बढ़े तो वो जो इंतजाम थे वो यहां पर फीके पड़ते नजर आ रहे थे। उस बीच बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया कि लाल किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोपहर यानी कि मंगलवार 13 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे के पास
पास ये खबर आती है, ये एक नोटिफिकेशन आता है कि लाल किले को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। कारण इसका यह था कि 26 जनवरी 2021 को जिस तरीके से लाल किले पर यहां किसान आंदोलन में छिपे कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां एक परचम लहराया था और सुरक्षा पर सवाल उठे थे कहीं ना कहीं लाल किले की, उसको देखते हुए लाल किले को पूरी तरीके से यहां बंद कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान यहां चले गए थे, यहां आंदोलन खत्म हो गया था, तो आखिर वापस क्यों लौटे हैं? और यहां किसान आंदोलन भी जब खत्म हो गया था, यहां कर सरकार ने कानून वापस ले लिया था, तो फिर क्या कुछ मांगे हैं? बता दे तमाम दर्शकों को यहां पर कि किसानों की मांगे जो है, अगर उन्हें हम यहां पर एक शब्द या एक वाक्य में संजोए तो निकल के नाम आएगा स्वामीनाथन, और अगर थोड़े से यहां शब्द बढ़ाते हुए कहें तो नाम आएगा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया जाए। जी हां, स्वामीनाथन रिपोर्ट यहां पर देश में हरित क्रांति के दाता कहे जाते थे। 1925 में जन्मे और 2023 में ही उनका यहां पर स्वर्गवास हुआ। किसानों के मसीहा के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा और हाल ही में देखने को मिला यहां पर केंद्र सरकार ने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत यहां पर भारत रत्न देने का ऐलान किया, साथ ही साथ मरणोपरांत यहां पर एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया। उसको लेकर माना गया कि मुख्य रूप से किसानों को यहां पर टारगेट करते हुए, मुख्य रूप से किसानों को लुभाने के लिए बीजेपी वाली केंद्र सरकार ने यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और साथ ही साथ यहां पर जो है एमएस स्वामीनाथन को यहां मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया। लेकिन उनका यह दांव अब फीका पड़ता नजर आ रहा है और उसकी बड़ी वजह यहां पर यह है कि किसानों के द्वारा जो मांगे की जा रही थी, उन मांगों का अगर जिक्र करें, जिस तरीके से हमने यहां पर बताया कि अगर एक शब्द में उनकी मांगों को सजोए तो नाम आता है स्वामीनाथन, और कुछ चुनिंदा शब्दों में सजोए तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें थी उन्हें लागू करना। दरअसल आपको बता दें कि 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार यूपीए सरकार का गठन हुआ था। 2004 के उस वक्त के लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में आई और उसके बाद यहां केंद्र सरकार के नेतृत्व में यहां एक गठन किया गया आयोग का, जिसका नाम रखा गया स्वामीनाथन आयोग, और उस वक्त एमएस स्वामीनाथन ही उस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे। 2 साल करीब उस आयोग ने यहां पर रिसर्च की, किसानों को लेकर के यहां खोज की, चीजें जानी कि आखिर क्या यहां जरूरती चीजें हैं किसानों को जो केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कि क्या ऐसी चीजें, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों को बेहद जहां पर समर्थन की सरकारों से जरूरत है। ऐसी तमाम चीजों पर एक प्रकार से रिसर्च की गई थी और फिर जाकर के 2 साल बाद यानी कि साल 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट में जो तमाम यहां पर सिफारिश रखी गई थी उनको लेकर सीधे तौर पर कहा गया था कि स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें रखी हैं उन तमाम सिफारिशों को यहां देश भर में लागू कर दिया जाए, और अगर वे सिफारिशें केंद्र सरकार लागू करती है तो किसानों का जो जीवन देश में है वो 50% तक बेहतर हो सकता है। वैसे में सवाल आता है कि क्या कुछ वे मांगे थी, तो बता दें तमाम दर्शकों को कि वे मांगे इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी 2 साल की एक स्टडी के बाद, एक रिसर्च के बाद, उस रिपोर्ट में क्या कुछ सिफारिशें की गई थी वो सिफारिशें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें प्रमुख सिफारिशों की अगर मैं यहां पर बात करूं तो एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी। यानी कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसमें ये सिफारिश की गई सबसे पहले कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे किसान की फसल में जो लागत आती है उस लागत के 50% से ज्यादा रखा जाए। यानी कि एक किसान मान लीजिए कि अगर गन्ना का उत्पादन करता है और उस गन्ने को जब वो यहाँ पर बेचने के लिए जाता है, चाहे वो उस गन्ने को प्राइवेट सेक्टर में किसी भी निजी कंपनी के हाथों में बेचे या किसान उन गन्नों को यहाँ पर एपीएमसी मंडी में बेचे, तो उन गन्नों को उगाने में यहाँ पर शुरुआत से लेकर कर बेचने तक, गन्नों की फसल उखाड़ने तक यहाँ पर जो कुछ लागत एक किसान की आती है उस लागत का 50% मूल्य एमएसपी में कानून बनाकर के निर्धारित किया जाए। ये मांग रखी गई एमएसपी को लेकर के स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिश की गई। उसके अलावा यहाँ पर रखी गई कि जो एमएसपी में 50% की जो लागत यहां एमएसपी में निर्धारित होगी उससे जो छोटे किसान हैं उन्हें यहां पर उचित रूप से मुआवजा मिलेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर यहां छोटे जो किसान हैं उन्हें एमएसपी 50% से ज्यादा रखने पर लागत के यहां उन्हें काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो सिफारिशें की गई थी उसमें एक ये थी
कि समिति के मुताबिक एमएसपी कुछ ही फसलों तक सीमित ना रहे। यानी कि आप यहां पर गौर करेंगे कि यहां जो पॉइंट्स इस समय आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं कि समिति के मुताबिक जो एमएसपी है वो कुछ ही फसलों तक सीमित ना रहे। मान लीजिए कि एमएसपी पर कानून सरकार बना देती है और उसके बाद जो यहां दायरे आते हैं, ये जो फसलें एमएसपी के दायरे में आती है उसमें मान लीजिए गन्ना रख दिया जाता है, गेहूं रख दिया जाता है, इसके अलावा यहां पर और कुछ चीजें रख ली जाती है, बाजरा रख दिया जाता है, तमाम ऐसी चीजें रख दी जाती है, तो इसके जो यहां पर दायरे थे वो सीमित न रहे। यानी कि एमएसपी निर्धारित मान लीजिए कि सरकार कर देती है, अब उसके अंदर यानी कि जिन फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई है वे फसलें सीमित ना हो, महज 5 या 10 फसलें ना हो, ज्यादा से ज्यादा फसलें इसमें आनी चाहिए। इसके अलावा बात करें यहां पर अगली यहां पॉइंट की तरफ आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बड़ी सिफारिश ये रखी गई थी कि जो महिला किसान है उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जाए। सीधे तौर पर देखिए सबसे बड़ी सिफारिशों में से एक माना गया ये। आप देख सकते हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर कि जो महिला किसान है देश भर में उनके लिए केंद्र सरकार योजना लाए और योजना के तहत यहां पर महिला किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, जिससे उन्हें यहां पर जो पैसों की लेन देन है अपनी कृषि कार्यों से जुड़ी उसे करने में बेहद ही आसानी हो सके। इसके अलावा पांचवा और आखिरी जो पॉइंट है, पांचवी जो आखिरी सिफारिश जो मुख्य सिफारिश थी वो थी यहां स्वामीनाथन रिपोर्ट में कि आयोग का यह भी कहना रहा है कि कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं से यहां पर जो किसान हैं उन्हें मदद मिल सके। यानी कि पांचवी जो सिफारिश रखी गई थी, मुख्य पांचवी सिफारिश, अपने स्क्रीन पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पांचवी जो सिफारिश यहां पर रखी गई उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आपदा प्रबंध का एक फंड एक प्रकार से बनाया जाए यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे जो किसान है जिन्हें यहां पर प्राकृतिक आपदाओं से यहां वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे उन्हें निजात मिल सके। मान लीजिए कि बाढ़ किसी क्षेत्र में आ जाती है, अक्सर यहां मानसून के दौरान देखने को मिलता है कि बिहार में बहुत क्षेत्रों में बाढ़ आती है, गुजरात में देखने को मिलता है बाढ़ यहां पर फसलें बर्बाद करती है गरीब किसानों की। हालांकि किसान यहां पर गरीब हो या कुछ हद तक यहां आर्थिक रूप से सक्षम भी हो, फसलें तो बर्बाद होती है। ऐसे में यहां पर जो सिफारिश रखी गई वो ये थी कि कृषि जोखिम फंड बनाया जाए। यानी कि मान लीजिए कि बाढ़ आने से अगर किसी किसान की कृषि, अगर किसी किसान की यहां फसल बर्बाद हो जाती है तो यहां कृषि जोखिम फंड जो बनाया जाएगा उसके माध्यम से उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। तो ये आपने देखी यहां पर 5 जो प्रमुख मांगे स्वामीनाथन रिपोर्ट के द्वारा या कहें स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो 5 प्रमुख सिफारिशें की गई थी यहां पर वे ये थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 2006 में ये रिपोर्ट यहां सामने आई, उसके बाद भी करीब 8 साल तक कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार केंद्र में रही, उसने भी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया और करीब अब 10 साल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हो चुके हैं, वो भी स्वामीनाथन रिपोर्ट से अपने पैर आगे नहीं बढ़ा पाई है। जब यहां पर एमएस स्वामीनाथन को हाल में केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने को लेकर ऐलान किया तो उस पर भी किसानों का कहना था कि स्वामीनाथन को आपने यहां जो है भारत रत्न से तो सम्मानित कर दिया है, अब जो उनकी मांगे थी, जो उन्होंने सिफारिशें की थी किसानों के लिए, उन पर भी अमल कर लिया जाए। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे SPN 9 न्यूज।